बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके टॉपिक नंबर 14.3 में मौजूद पोर्शन जो कि सिंपल पेंडुलम के बारे में है, इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर ये टॉपिक आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। सिंपल आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज में जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, अगर आप उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो आपको शो हो रहा है, इसमें लिखा है कि व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम, शो दैट मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, also derive an expression for time period of a simple pendulum, on what factors does it depend। यानी आप पहले सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करें, उसके बाद सिंपल पेंडुलम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करें, देन आप सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करें और ये भी बताएं कि वो टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर वाइट बोर्ड पर मैं आपको ये वाला टॉपिक यानी ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल वैसे लिख के दूंगा, उतनी ही थ्योरी लिखूंगा, उतने ही मैथमेटिकल स्टेप्स करूंगा जिस तरीके से आप इसे बोर्ड एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स ले पाएँ। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन से। तो देखें, यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, पहला सिंपल और दूसरा है पेंडुलम। सिंपल का मतलब होता है सादा और पेंडुलम जो है ये वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है, पेंडुलस, और उसका मीनिंग है हैंगिंग, यानी किसी चीज़ को हैंग करना या लटकाना। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बनी है, पहले डायग्राम को समझते हैं और उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगी। इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, जिस तरीके से लेट करें हमारी जो छत है, सीलिंग है, ये एक सपोर्ट है। अगर हम छत के साथ एक रस्सी को लटका दें और उस रस्सी का जो नीचे वाला सिरा है जो लटक रहा है उसके साथ अगर हम कोई हैवी मैस अटैच कर दें तो ये एक सिस्टम बन गया जिसको हम सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं। क्या चीज़ें हैं, एक हमारे पास ये सपोर्ट है, इसके साथ देखें ये हमने एक स्ट्रिंग, एक रस्सी अटैच की हुई है और इस रस्सी की खासियत होनी चाहिए कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, यानी ऐसा ना हो कि इसके साथ जब हम हैवी मैस लटकाएं तो इसमें लचक आ जाए, यानी इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। लेट करें अगर रबड़ की स्ट्रिंग हो तो उसके साथ जब हम किसी मैस को अटैच करेंगे, हैंग करेंगे, तो वो मैस क्या करेगा, उस रबड़ की स्ट्रिंग को थोड़ा सा नीचे पुल करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो स्ट्रिंग है ये क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, यानी मैस के हैंग करवाने से, लटकाने से इस स्ट्रिंग की लेंथ में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। पहली चीज़ रिजिड सपोर्ट। दूसरी चीज़, उसके साथ हमने अटैच की हुई है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, वो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लंबी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, लेंथ कम भी रख सकते हैं। और ये हमारे पास है एक मैस जिसको हम नाम देंगे बॉब, BOB, बॉब। तो ये हमारे पास मैस। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, ये जो हमने मैस हैंग करना है ना, ये इसके मुकाबले में स्ट्रिंग का मैस ना होने के बराबर हो, यानी जो स्ट्रिंग है ना वो बिल्कुल हल्की हो, जो अपने मैस लटकाना है वो थोड़ा सा वजनी हो। तो अब ये जो हमारे पास सिस्टम बन गया जिसमें हमने एक मैस को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके ऊपर रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया,
तो ये जो एक झूला टाइप बन गया है इसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं और यही इसकी डेफिनेशन है। आइए ज़रा डेफिनेशन की लाइन पढ़ते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन और ये थ्योरी मैंने आपके टेक्स्ट बुक से 100% कॉपी की है, कोई वर्ड चेंज नहीं किया। तो डेफिनेशन की हेडिंग देना ज़रूरी है। सिंपल पेंडुलम की हेडिंग देने के बाद इसकी डेफिनेशन की हेडिंग दे। अ सिंपल पेंडुलम, एक जो सिंपल पेंडुलम है, कंसिस्ट्स ऑफ, ये मुश्तमिल होता है किस पे, ऑफ अ स्मॉल हैवी बॉब ऑफ मैस m। एक हमारे पास ये बॉब होती है जिसका मैस कुछ ना कुछ होगा, तो चले इसका मैस जो है वो क्या है, वो हमारे पास m है, तो मैंने m लिख लिया इसका मैस। अच्छा, सिंपल पेंडुलम मुश्तमिल होता है एक छोटी सी लेकिन हैवी, यानी स्टील की हो या आयरन की हो, हैवी बॉब होनी चाहिए जिसका कुछ ना कुछ मैस भी हो, और इस बॉब को आपने सस्पेंड करना है, लटकाना है, फ्रॉम अ रिजिड स्पोर्ट, एक रिजिड स्पोर्ट, थ्रो अ लाइट, एक हल्की, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ सर्टेन लेंथ, एक गैर लचकदार रस्सी जो कि बहुत ही हल्की है, इसके साथ आपने इस बॉब को इस रिजिड स्पोर्ट के साथ अटैच करके लटका देना है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम बना इसे हम नाम देंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल है। अब देखें इसकी मोशन को हम डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझाई, आइए ज़रा इससे आगे चलते हैं। तो लेट करें ये जो पहले सिंपल पेंडुलम में अपनी इनिशियल स्टेट में है, इस तरीके से हैंग हुआ है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, ये इसे नाम देते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, इस पोजीशन को हम नाम दे लेते हैं ओ का, यानी जब ये रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो इस पोजीशन को हम ओ का नाम देंगे। अब इसको ना आप इस तरह लेट कर लें जैसे ये एक झूला है जिसको हम पींग बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना यहाँ से फोर्स लगा के थोड़ा सा यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा के यहाँ तक लाएंगे, और ये जो पोजीशन है इसको हम फिर नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। आपने इसको पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। तो आपने क्या किया, इसको बेसिकली यहाँ से मूव करवा के देखिएगा, इसको पकड़ के आपने कुछ दूरी पे ला के, और जब इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो इसका इस स्ट्रिंग का ओरिजिनल पोजीशन के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा का नाम दे सकते हैं, और ये एंगल बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये बॉब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे थी तब इसका वेट डाउनवर्ड था, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो टेंशन है वो किस तरफ थी, अपवर्ड थी। ये टेंशन किस तरफ है, अपवर्ड। आप जानते हैं अगर हम जितना ज़्यादा वजनी यहाँ पे मैस अटैच करेंगे उतना इस रस्सी के अंदर खिंचाव आएगा, ठीक है, और इस रस्सी के अंदर जो खिंचाव है वो रस्सी की फोर्स जिसने इस बॉब को काबू किया हुआ है, इसको नीचे गिरने नहीं दे रही, इसको होल्ड किया हुआ है, तो रस्सी ऊपर की जानिब इसको फोर्स लगा के रखी हुई है ना, जो इसके वेट के इक्वल है, तभी तो नीचे नहीं गिर रहा, तो इसको रस्सी की टेंशन बोलते हैं। और एक और चीज़, ये जो रस्सी की लेंथ है ना इसको हम एल का नाम देते हैं, और ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक है ये इसको ज़रूर याद रखना। लेंथ जहाँ से स्ट्रिंग शुरू हो रही है रिजिड स्पोर्ट से, वहाँ से लेकर ये जो मैस है इसका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ मैस, यहाँ तक जो है लेंथ इसकी आप काउंट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब डायग्राम बनाते हैं ना, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसको जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही वहां तक बना देते हैं, जो कि रॉन्ग है। जो ये मैस आपने अटैच किया है इसके सेंटर तक इसकी लेंथ एल है। अब मैं आपको बता रहा था कि जब आप इसको यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूर ले जाकर, इस डिस्टेंस को आप x का नाम दे सकते हैं, s का नाम भी दे सकते हैं, दूर ले जाकर छोड़ेंगे तो आप जानते हैं एक फोर्स है जो इसको वापस खींच रही है, और वो फोर्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से उधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेन पोजीशन पे जाके रुक नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास मोशन की वजह से अनर्शिया है। और अनर्शिया क्या है कि बॉडी अपनी जो पोजीशन है, चूँकि ये मूव कर रहा है तो इसी पोजीशन को बरकरार रखना चाहती है, तो यहाँ पे ये रुक नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे रोकने वाली कोई फोर्स ही नहीं है, कोई ब्रेक श्रेक तो हमने लगाई नहीं कि यहाँ पे आकर रुक जाए। तो ये इस तरीके से मूव करता हुआ इधर चला जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से, जिस तरीके से एक झूला है, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और इस पोजीशन को, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको मैं पी का नाम दे लेता हूँ। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं यही बातें आपकी बुक के अंदर इसी की थ्योरी की फॉर्म में लिखी हुई हैं। ध्यान के साथ देखिएगा, ये सेम टू सेम आपकी बुक की थ्योरी है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी तो ये पहला सेंटेंस था। अब ये जो हम थ्योरी लिख रहे हैं ये इसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला पैराग्राफ है। तो लिखा है कि व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ओ,
जब हम पेंडुलम को उसकी जो मेन पोजीशन है जिसको हमने ओ का नाम दिया यहाँ से डिस्प्लेस करवाएंगे, मतलब दूर लेके जाएंगे, थ्रो एन एंगल थीटा टू द एक्सट्रीम पोजीशन पी एंड रिलीज, कहाँ तक लेके जाना है, थ्रो एंगल थीटा, यानी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, थ्रो एंगल थीटा टू द एक्सट्रीम पोजीशन, भाई एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाना है, एक्सट्रीम पोजीशन को हमने पी का नाम दिया और यहाँ पे ले जाने के बाद आपने इसको कर दिया रिलीज, इसको छोड़ दिया तो ये वापस जाएगा और वापस बॉडी को जो मेन पोजीशन की तरफ फोर्स पुल करती है, खींचती है, उसी को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं और उसी की वजह से ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो देन अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द पेंडुलम, इस पेंडुलम पे एक वापस मेन पोजीशन की तरफ खींचने वाली फोर्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट करेगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन की तरफ। तो ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स, इसी फोर्स की वजह से द पेंडुलम स्टार्ट्स ऑसिलेशन टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजीशन, हो ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिर्फ बेसिक बातें पढ़ी। एक सिंपल पेंडुलम जो है उसमें एक हैवी बॉब होती है जिसका मैस m है, उसको हमने सस्पेंड किया रिजिड सपोर्ट के साथ एक रस्सी के जरिए जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जब हम इस बॉब को इसकी मेन पोजीशन से जो कि ओ का नाम दिया हुआ है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन जिसको हमने पी का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे ला के छोड़ेंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो इर्द गिर्द मूव करना स्टार्ट कर देगी, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगी और इसी को हम बोलते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये थी इसकी कहानी। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसको जो वापस खींच रही है फोर्स जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं वो कौन है। तो अब हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ वेट यानी वेट के कंपोनेंट्स बनाने हैं। ये आपने बड़ी ध्यान के साथ चीज समझनी है। यहाँ पे देखिएगा जब ये मैस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो यहाँ पे जो इसका वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उसी तरफ वेट की डायरेक्शन हम लेते हैं। अब चूंकि ग्रेविटी हर चीज को नीचे पुल कर रही है तो वेट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। तो इस बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, यानी वेट लिख लें W या फिर आप इसको mg लिख लें, जो कि आप जानते हैं W = mg होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पे यहाँ पे इसकी जो वेट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है, इस तरफ होगी, ये स्ट्रिंग की टेंशन है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बॉब को जैसे छोड़ेंगे ना तो इस तरफ जा रही है, क्योंकि एक तो फोर्स इस तरफ लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है, और ना ये नीचे जाएगी बल्कि ये तो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जा रही है। तो फिर इसीलिए हमें इस वेट के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान के साथ। इस तरह करते हैं, ये जो लाइन आ रही है ना ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ। देखिएगा इसको मैंने इस तरीके से एक्सटेंड किया, ये वाला। तो यहाँ पे अगर ये जो एंगल है ये थीटा है तो ये सेम लाइन है, तो यहाँ पे भी ये एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो एक वेट का कंपोनेंट ये बनेगा और एक जो वेट का कंपोनेंट है वो बनेगा जी इस तरफ, ये देखें ये बनेगा इस तरफ। मैं चले इतनी लाइन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझना है कि वेट के मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स तो बनाए हैं, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो एक्स कंपोनेंट होगा और कौन सा कंपोनेंट जो है वो वाई कंपोनेंट होगा, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली कंपोनेंट्स जो बनाने मैंने आपको सिखलाए थे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के जो फर्स्ट लेक्चर है उसी में सिखलाए थे। अभी भी चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट और पहला लेक्चर वहाँ पे पड़ा हुआ, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। तो उस तरीके से था कि लेट करें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। इसको मैं एक्स एक्सिस का नाम देता हूँ, ये वाई एक्सिस है। और लेट करें यहाँ पे मेरे पास ना कोई वेक्टर है, चले कोई वेक्टर है, इसको मैं चले ए का नाम दे लेता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है आप जानते हैं ये वाला होगा इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स, और इस तरफ ये इतना ये अगर इस तरफ नॉर्मल ड्रा करें तो ये होगा इसका y कंपोनेंट। यानी जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो x कंपोनेंट होता है, और जो जिसके साथ ये थीटा नहीं है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, y। अब इसका मतलब ये थीटा के साथ ये कंपोनेंट है तो ये mg का x कंपोनेंट होगा, यानी ये होगा mg साथ x, या x आप जानते हैं x कंपोनेंट में cos थीटा आता है, और ये जिसके साथ थीटा नहीं है ना ये होगा इसका y कंपोनेंट, यानी ये वाला जो है ये इसका y कंपोनेंट होगा। अगर ये mg है
तो ये होगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको यहाँ पे सिखलाया भी। कोई भी वेक्टर हो तो x एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है वो वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट बनेगा, यानी ये बनेगा a cos थीटा, और जो विदाउट थीटा है वर्टिकल वो बनेगा a y या a साइन थीटा। तो इस तरह अगर ये mg है तो इसके हमने दो कंपोनेंट्स बनाए, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला इसका x कंपोनेंट और ये वाला इसका y कंपोनेंट। x कंपोनेंट के साथ cos थीटा आता है, y कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है। अब हमने इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, ये भी आपकी बुक में लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने आपको पहले डायग्राम समझाई। अब डायग्राम जो है उसी की मदद से हमने ये थोड़ा सा समझना है। देखिएगा, रिजॉल्व द वेट, ये वेट था, वेट क्या है mg, रिजॉल्व द वेट mg इनटू टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट। कौन कौन से? mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट है, और x कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैंने हेडिंग दी, इसके बारे में सुनिएगा। देखें यहाँ पे बेसिकली इस पे टोटल अब 3 फोर्स एक्ट कर रही है। हम इस वेट को नहीं ले रहे क्योंकि हमने वेट के कंपोनेंट्स बना लिए हैं, दो इसके कंपोनेंट है और एक टेंशन है। तो इनमें से कौन सी ऐसी फोर्स है, ये तीनों ही फोर्सेज हैं, जो इस बॉब को वापस मेन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है, जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है, हमने उसे ढूंढना है। अब देखिएगा, टेंशन तो उधर है, तो बॉब को जैसे छोड़ेंगे ऊपर तो नहीं जाएगी, इसका मतलब ये इसका कोई रोल नहीं है सिंपल पेंडुलम की मोशन में टेंशन का। अच्छा, mg cos थीटा इस तरफ है, तो हम जैसे ही बॉब को छोड़ेंगे बॉब इस तरफ तो नहीं जा सकती, क्योंकि हमने बोला ये इनएक्सटेंसिबल रस्सी अगर इस तरफ जाएगी इस तरफ तो रस्सी की लेंथ में इजाफा हो जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इसका भी सिंपल पेंडुलम की मोशन में कोई रोल नहीं है, तो फिर सिर्फ ये रह गया। जैसे ही बॉब को छोड़ेंगे बॉब वापस जाएगी, तो वापस मेन पोजीशन की तरफ कौन सा कंपोनेंट है? mg sin थीटा। तो इसका मतलब mg sin थीटा ही वो कंपोनेंट है जो इसकी मोशन में परफॉर्म करवा रहा है, जो इसको वापस मेन पोजीशन की तरफ खींच रहा है, इसको वाइब्रेट करवा रहा है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। समझ आई आपको? तो पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा इज इक्वल एंड अपोजिट टू द टेंशन इन स्ट्रिंग T। देखें, टेंशन इस तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ, दोनों ऑपोजिट है, इक्वल है, इसलिए कैंसिल हो गए, ना बॉडी उस तरफ गई ना इस तरफ गई, क्योंकि आपस में कैंसिल हो गए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी mg cos थीटा इक्वल है और अपोजिट है। देखें अपोजिट तो आपको लग रहा है कि ये इस तरह नीचे की जानिब और ये ऊपर तिरछवा ऊपर की जानिब जा रहा है, तो ये इक्वल भी है अपोजिट भी है, तो सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इन दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो इसलिए बॉब ना उधर जा रही ना इधर जा रही है। तो मतलब क्या कि टेंशन, ठीक है, टेंशन को अगर मैं T के साथ शो करूं तो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? mg cos थीटा। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो गए, तो इन दोनों का इस सिंपल पेंडुलम की मोशन में इसको वाइब्रेट करवाने में कोई रोल नहीं है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? mg sin थीटा। तो हम उसको बताएंगे द कंपोनेंट mg sin थीटा प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। देखें ये कंपोनेंट मेन पोजीशन की तरफ है, और हम जैसे इस बॉब को छोड़ेंगे सिंपल पेंडुलम टुवर्ड्स मेन पोजीशन जाएगा, तो इसका मतलब इसकी तरफ ये वाला कंपोनेंट है, ये वाली फोर्स है, तो ये वाली फोर्स इसको वापस खींच रही है, और वो फोर्स जो बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ खींचे, पुल करे, उसे हम क्या नाम देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स का। तो कंपोनेंट mg sin थीटा प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसी की वजह से ये पेंडुलम इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स वाला कंपोनेंट है, F के साथ में R भी लगा देता हूँ, यानी ये वो कंपोनेंट है mg sin थीटा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करे। तो हम इसके साथ नेगेटिव भी लगाएंगे। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। जो हमने फोर्स अप्लाई की थी उसके अपोजिट है, हमने बॉब को इस तरफ लेके आए, हमने फोर्स लगाई इस तरफ, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स उसका रिएक्शन है, ये वापस लग रही है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव यहाँ पे आया है इसकी डायरेक्शन की वजह से। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। स्टूडेंट्स इसके बाद काम आसान है, यहाँ तक आपको डिटेल में समझाना ज़रूरी था, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, थ्योरी है, डायग्राम है, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी था ताकि आप आगे समझ पाएँ। अच्छा, एक्सेलरेशन, जब भी फोर्स लगती है तो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है
कि F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, न्यूटन सेकंड आप जानते हैं, F इज इक्वल टू एम ए होता है। इस तरह करते हैं कि इसे हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, जो मैंने इक्वेशंस बनाई है 1 और 2 आपके सामने शो हो रही हैं, इनको कंपेयर करना। अब स्टेप बाय स्टेप समझना, बड़ी ध्यान के साथ समझना, वरना मैथ जो है आपको तंग कर सकती है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखें इस इक्वेशन की ये साइड भी फोर्स, ये साइड भी फोर्स, ठीक है तो फोर्स ही। तो अगर एक साइड इक्वल हो, लेफ्ट साइड की इक्वल हो, तो राइट साइड इक्वल होगी राइट साइड की। याद रखें कंपेयर करते ही तब हैं जब दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो। तो लेफ्ट साइड की इक्वल हो तो फिर राइट साइड को राइट साइड की इक्वल रख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखें सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, या m को इधर लाइन इधर आकर डिवाइड होगा, फिर वो नीचे ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया a इज इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन जो है, ये देखें मैंने एक्सेलरेशन की हेडिंग ऊपर क्यों दी, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन तो बेसिकली फाइंड करना है। एक्सेलरेशन आया इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगी जब एंगल स्मॉल होगा। अगर आप इसको ज़्यादा ही दूर जाके छोड़ेंगे फिर इसकी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन तो कह लेंगे, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेट करे, यानी उसकी जो मोशन है वो एक लाइन में रहनी चाहिए। यहाँ पे ये कर्व्ड पाथ बन रहा है, तो हमें क्या करना है, एंगल को कम रखना है। जितना एंगल कम रखेंगे तो उतना फिर ये पाथ जो है ना, ये पाथ ये फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। कब बनेगा? जब एंगल बहुत ही कम होगा, थोड़ी सी पैच होगी। देखें जिस तरह ये ज़मीन गोल है ना, गोल है ना, हमें सीधी नज़र आती है क्योंकि हम इसका थोड़ा सा पोर्शन देख रहे हैं, थोड़ा सा एंगल देख रहे हैं। जो तो जितना एंगल कम होगा उतना क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसीलिए एंगल को आपने कम रखना। याद रखें फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, जितना एंगल कम होगा तो छोटे एंगल पे साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है। अब सर ये कैसे आया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, साइन 91 होता है, एंगल 90 लिया तो यहाँ पे 1 आया, और साइन 0 डिग्री 0 होता है। आप जानते हैं सबसे छोटा एंगल तो 0 डिग्री होता है, तो अगर हम साइन 0 डिग्री यानी थीटा 0 पुट करेंगे तो आंसर भी 0 ही आ जाएगा। इस तरह साइन 1 डिग्री भी 0 पॉइंट समथिंग होता है, यानी जितना एंगल कम होगा तो एंगल और जो साइन थीटा का आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा। इसको ना आप कैलकुलेटर से देख भी सकते हैं। पहले आप साइन 90 लें, तो एंगल जब 90 पुट किया था तो आंसर 1 आया था, यानी एंगल जब थीटा 90 है आंसर 1 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आप एंगल को कम करते जाएं, साइन 30 लें, साइन 20 लें, साइन 10 लें, साइन 5 लें, तो जैसे जैसे एंगल कम करेंगे ना, एंगल जो आप पुट करें और जो आंसर आ रहा है नीचे कैलकुलेटर पे वो सेम होते जाएंगे। यानी साइन 1 तो वो 1 के करीब आएगा, साइन 0 तो डायरेक्ट 0 ही आ जाता है, यानी एंगल भी 0 पुट किया आंसर भी 0 आ गया। तो जितना एंगल कम होगा उतना साइन थीटा और थीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। चूंकि हम यहाँ पे एंगल स्मॉल रख रहे हैं तो इसलिए हम साइन थीटा को थीटा पुट कर सकते हैं। तो हम इसके बाद जो स्टेप है मैं ऊपर करूंगा, नीचे व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया। तो ये हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन, यानी ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, और यहाँ पे मैं साइन थीटा की जगह पे थीटा पुट कर लेता हूँ। क्यों किया वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हमने एंगल स्मॉल रखा है और स्मॉल एंगल पे साइन थीटा और थीटा इक्वल होते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी, ये भी आपने बड़ी ध्यान के साथ समझना है। तो फ्रॉम डायाग्राम, ये जो हमने डायाग्राम बनाई है इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। अब देखें जो हमारे पास एंगल है ना रेडियन में, उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ, क्या? आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ओवर रेडियस। अच्छा, ये जो है ना, लेट करो अगर ये पूरा सर्कल बन जाए ऐसे करके, तो ये फिर इसका सेंटर बनेगा और ये इसका रेडियस बनेगा, ये जो लेंथ है, और ये जो इतना सर्कल का हिस्सा ये आर्क लेंथ बनेगी। ये बिल्कुल ऐसे, ये आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। लेट करें ये मेरे पास एक सर्कल है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करीब तरफ बनाता हूँ, बाहर ना निकल जाए। लेट करें ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है ए पोजीशन ए पे, यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया पोजीशन बी पे, तो इसका सेंटर के साथ ये जो एंगल है ये थीटा बनेगा, और ये इसका रेडियस है और ये इसकी आर्क लेंथ है ए से बी तक। तो थीटा किसके इक्वल होता है? आर्क लेंथ ए बी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो सर्कल का हिस्सा होता है ना छोटा सा, उसको आर्क लेंथ बोलते हैं।
ओवर ये रेडियस, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे चले मैं इसको s का नाम दूं तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, या s इज इक्वल टू आर थीटा, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। तो यही हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी थीटा इक्वल होता है उसके सामने वाला। अब देखें थीटा के सामने क्या है, ये जो फासला, चले इसको लेट करें, ये आर्क लेंथ है o से p तक, o से p तक, जिस तरह ये बन रही है a से b तक, तो आर्क लेंथ OP, आर्क लेंथ o से p तक ओवर हमारे पास लेंथ बनेगी, चूंकि इसकी जो ये रेडियस बन रहा है सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस r है, लेकिन यहाँ पे ये अगर इसका सेंटर मान लें जहाँ पे स्ट्रिंग अटैच है, यहाँ तक का डिस्टेंस लेंथ है, तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे लेंथ आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका यहाँ पे हिंट भी देंगे कि हमने ये कहाँ से लिया, तो यहाँ पे हम हिंट देते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ये 3 इस तरह डॉट लगाएं कि थीटा इक्वल होता है s ओवर r, ठीक है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, ये लिखना ज़रूरी है, स्मॉल एंगल, ये जो आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ यानी O से P तक, ये सर्कल का जो छोटा सा हिस्सा बन रहा है, ये कर्व जैसा बन रहा है O से P तक, ये फिर x होगा, इसको हम x का नाम दे सकते हैं। तो OP जो है इक्वल होगा x के, तो हम इसलिए थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ की जगह पे x पुट कर लेते हैं और यहाँ पे L पुट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये जो है ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। टाइम तो लगता है, जारी बात है, जब आपने चीज़ को समझना है नए सिरे से तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग, ठीक है, दिस वैल्यू, ये जो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे मैंने आपको बताई कैसे आई, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, सॉरी ये इक्वेशन 3 है, उसको हमने नाम दिया हुआ है थीटा इक्वल होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। थीटा इक्वल ये आर्क लेंथ मान रही है x और ये इसका रेडियस मान रहा है जिसको हमने L का नाम दिया हुआ है। अब ये बनेगा a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा a इज इक्वल टू माइनस जी और थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया x ओवर L। इस तरह करते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिखते हैं g ओवर L और g ओवर L, ठीक है, g ओवर L, और x को मैं थोड़ा साइड पे कर दूँ। बात एक ही है, g और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी भी g और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये L जो है नीचे है, अभी भी नीचे है, कोई मसला नहीं, इक्वेशन वही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम करते हैं, जितने भी हमने वेक्टर्स लगाए हैं उन पे आप एरो लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाना शुरू कर दें, ये एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनके ऊपर आप एरो लगा दें, यहाँ पे लगाएं। अब a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक और हिंट देंगे कि ये जो g है ये तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट है। हमने बात की कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ में चेंजिंग नहीं आ सकती, तो लेंथ कांस्टेंट है, यानी इस स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो g भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट, यानी लेट करें ना, कांस्टेंट क्या होता है नंबर, जिस तरह g है ना, g की वैल्यू 10 है तो लेंथ की वैल्यू लेट करें 5 है, तो 5 आंसर 2 आएगा। तो नंबर कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है, 10 भी कांस्टेंट, 5 भी कांस्टेंट, जब कांस्टेंट तो कांस्टेंट पे डिवाइड करते हैं तो आंसर भी कांस्टेंट ही आता है। तो इसलिए जी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्ट, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू, ये वाला बड़ी ध्यान के साथ स्टेप समझना, a इज इक्वल टू माइनस, ये जो ब्रैकेट वाली रकम है ये तो हो गई कांस्टेंट, ठीक है, और साथ लगा दिया यहाँ पे x, इस तरीके से। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये g ओवर L कांस्टेंट है ना, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। यानी आप चाहे इसको कांस्टेंट लिख लें ब्रैकेट में, चाहे आप इसको ओमेगा स्क्वायर लिख लें, ठीक है, बात एक ही है, इसको याद रखना, इसको हमने आगे यूज़ करना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। g ओवर L किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि a इज इक्वल टू, जब मैं इक्वल हटाऊंगा तो इक्वल हटाने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया, कांस्टेंट चला जाएगा, कांस्टेंट चला जाता है। लेट करें ना, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा लूँ कि लेट करें फोर्स और एक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करके इक्वल लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। वापस जाएं, कौन, अगर इक्वल हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो फिर कांस्टेंट चला जाएगा। दोबारा फिर अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल लगाएं तो कांस्टेंट आता है। उल्ट करें,
बराबर इक्वल हटा के प्रोपोर्शनल लगाएं तो कांस्टेंट चला जाएगा। यहाँ पे हमने इक्वल हटा के प्रोपोर्शनल लगाया तो कांस्टेंट चला गया, कांस्टेंट को नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स देखें ये जो इक्वेशन है ना, एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली इस तरीके से शो करते हैं। ये इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कराया, ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला है। इसका मतलब दिस इक्वेशन शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो हेंस मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी जो सिंपल पेंडुलम है इसकी जो मोशन है इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने प्रूव कर दिया कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक तो प्रूव कर लेंगे। पहले आप सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी थोड़ी सी मोशन, फिर ये डायग्राम देखें मैंने प्रॉपर हेडिंग्स दी हैं। पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, फिर डायग्राम की हेडिंग दे के मार्कर के साथ खूबसूरत करके डायग्राम बड़ी सारी करके बनाएंगे। कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की कहानी अलग से लिखेंगे हेडिंग दे के, वर्टिकल कंपोनेंट्स की कहानी अलग से लिखेंगे हेडिंग दे के। एक्सेलरेशन, ये देखें ये सारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो ड्राइव किया है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हमने ये हेडिंग दी। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन क्या था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये बताएं, इसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्राइव करें। तो ये तो हो गया, प्रूव कर दिया। इसके बाद उसने कहा था कि इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करें और ये बताएं कि टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अब इस तरह होगा कि ये इतना लिखा रहेगा, ये देखें ये वाला, और इससे ऊपर वाला ये सारा जो इस तरफ वाला है ये मैं रेज कर दूंगा, और यहाँ पे हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स आइए समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है और फिर उसके बाद टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे और इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की छोटी सी डायग्राम बनाई। ये हमारे पास स्पोर्ट, ये स्ट्रिंग और ये मैस m, तो ये सिंपल पेंडुलम बन गया। अभी ये अपनी मेन पोजीशन पे है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है। अब आप जानते हैं कि अगर हमें इसे मूव करवाना है, वाइब्रेट करवाना है, तो क्या करेंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लाएंगे। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, आपने इसको समझ लिया। तो यहाँ पे लाकर जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो इसको वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इसको मेन पोजीशन की तरफ पुल करेगी। और रिस्टोरिंग फोर्स, अब आपको पता चल गया कि वेट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो प्रोवाइड करता है। तो जैसे इसको रिलीज करेंगे ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं चूंकि ये मूव कर रहा है, इसके पास इसकी मोशन की वजह से इनर्शिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मूव करता हुआ ये नेक्स्ट अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। तो लेट करें उसको मैंने यहाँ पे बना लिया, ये इसकी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है ये वाली। अब क्या होगा, इसको रिस्टोरिंग फोर्स वापस खींचेगी, ये वापस यहाँ पे आएगा और इस तरीके से फिर नहीं रुकेगा, मूव करता हुआ अपनी दूसरी, जहाँ से छोड़ा था दूसरी एक्सट्रीम, वहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी कि हमने इसको यहाँ पे ला के छोड़ा, इस तरीके से ये मूव करता हुआ गया दूसरी एक्सट्रीम तक, फिर उससे मूव करता हुआ मेन पोजीशन को क्रॉस करके जहाँ से छोड़ा था वहीं पे वापस आ गया। तो हम बोलेंगे इसकी एक वाइब्रेशन, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। देखें जब आप किसी बच्चे को झूला देते हैं तो आप गिनते हैं कि कितने झूले दिए। लेट करें बच्चा जो है वो झूले पे है, पिंग पे, तो आप इस तरीके से उसको मेन पोजीशन से ला के छोड़ते हैं। जब वो इस तरीके से मूव करता हुआ नेक्स्ट एक्सट्रीम और दोबारा आपके पास आता है तो आप काउंट करते हैं कि एक झूला हो गया। फिर उसके बाद वापस जाके जब आपके पास आता है तो दो झूले हो गए। तो मतलब वो जो एक झूला या दो झूले हैं उसको हम यहाँ पे एक वाइब्रेशन या दो वाइब्रेशन कह सकते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे वापस आ गया एक वाइब्रेशन, फिर दोबारा अगर जाके वापस आएगा तो दो वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन क्या है, जहाँ से छोड़ा मूव करके नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर वापस इसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में इसे कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा ना, उसी को ही हम टाइम पीरियड कहते हैं और यही इसकी डेफिनेशन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड
टाइम पीरियड। वन वाइब्रेशन क्या होती है मैं बता चुका हूँ, एक झोला, वन वाइब्रेशन, और उस वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड है। द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज गिवन एज, स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो होता है T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? तो मैंने वैसे इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने समझाया था कि फार्मूला कैसे आता है, लेकिन यहाँ पे दोबारा फिर बता देता हूँ। आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब एक वाइब्रेशन यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में, एक साइकिल में, एक सर्कल में कितना एंगल होता है? 2 पाई रेडियन। अगर हम डिग्री की बात करें तो फिर ये 360 डिग्री बनता है ओवर टी। अब देखें ओमेगा इज इक्वल 2 पाई ओवर टी, टी उधर ले जाए ओमेगा इधर आ जाएगा, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा बनेगा। तो वो वाला फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हिंट देंगे, ठीक है, मैं हिंट देता हूँ यहाँ पे, चले हिंट देता हूँ कि ओमेगा हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखें मैंने ये इसलिए रेज नहीं किया था जो भी आपको समझा के आऊँ। मैंने क्या बोला कि जी ओवर एल कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। जी ओवर एल किसके इक्वल? ओमेगा स्क्वायर के। तो अगर मैंने ओमेगा फाइंड करना हो तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा ओमेगा और इस जी और एल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल आया स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। ठीक है, इससे मैं रेज कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ये आया जी स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। कैसे आया तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप यहाँ पे ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो t इज इक्वल टू, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की जगह पे आप पुट कर दें स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई वैसे लिख लेते हैं। मैं चाहता हूं ये जो बटा है ना ये खत्म हो जाए, तो जब इसको खत्म करूंगा मल्टीप्लिकेशन में इसे कन्वर्ट करूंगा तो नीचे वाली रकम उल्ट हो जाती है। जी ओवर एल क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी बन जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। टाइम पीरियड इक्वल आया 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तो ये है जी टाइम पीरियड का फार्मूला। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था कि बताएं टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो मैंने हेडिंग दी फैक्टर्स द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन। आपके एक्सरसाइज का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने शो हो रहा है, वीडियो स्टॉप करके इसे पढ़ लीजिए। सिंपल पेंडुलम क्या होता है हमने बताया, सिंपल पेंडुलम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव किया ये पूछा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करें ये भी हमने कर लिया। अब लास्ट पे देखें कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये बताएं। तो देखें मैंने हेडिंग दे ली कि फैक्टर्स द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन। तो स्टूडेंट्स देखें पहला है कि टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड लेंथ और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे। देखें ये फॉर्मूला से यही नजर आ रहा है ना कि टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो अगर जी को भी कांस्टेंट मान लें, लेट करें अर्थ के लिए जी की 9.8 होती है जो कि कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड का लेंथ के साथ, लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ लेंथ के साथ इसका रिलेशन शो किया और इसको पढ़ेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ज्यादा लेंथ होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। देखें टाइम पीरियड क्या होता है ये मैंने आपको अभी समझाया। देखें यहाँ पे मैं दोबारा डायग्राम जल्दी से बना के समझाता हूँ। ये स्पोर्ट, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ये स्ट्रिंग और ये हमारे पास मैस। तो आप टाइम पीरियड क्या होता है कि आप इसको यहाँ पे ला के छोड़ें, ठीक है, ये इस तरीके से मूव करता हुआ नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा और मूव करके इस तरीके से यहाँ से मूव करके वापस इसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो एक सर्कल पूरा होने में जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड। ठीक है, पहले इस तरफ गया फिर मूव करके वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो एक टाइम पीरियड पूरा हो गया। अब स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं कि अगर छोटी लेंथ होगी तो इस तरीके से एक झूला जल्दी मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है। लेकिन अगर आप लेट करें एक पेंडुलम है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको जब छोड़ेंगे दूर ले जाके, क्योंकि वो लंबा है तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वो जल्दी वापस नहीं आएगा। तो ये बात है। अ लॉन्गर पेंडुलम स्विंग्स मोर स्लोली, यानी वो थोड़ा सा आहिस्ता झोला जो है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, यानी टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। अगर जितनी
लंबाई ज़्यादा होगी, लेट करें यहाँ तक लंबा होगा, तो फिर जारी बात है इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटा है तो जल्दी उसका डिस्टेंस थोड़ा बनेगा, वो जल्दी पूरा कर लेगा अपना एक वाइब्रेशन, तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो ये बात है। दूसरी चीज़ देखें, टाइम पीरियड स्क्वायर रूट ऑफ जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया सिर्फ जी के साथ टाइम पीरियड का रिलेशन। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। द टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द, ये जी क्या होता है, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी। इसका मतलब जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, बुलंदी में जाते हैं, जी की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम। और अगर मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे सिंपल प्रॉब्लम को ले जाऊँ, वहाँ पे चूंकि ऊंचाई पे चला गया, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक सर्कल, एक वाइब्रेशन पूरा होने में ज़्यादा टाइम लेगा। ये समझ आ गई आपको? तो आपको समझना चाहिए कि जो मरी है वहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बुलंद इलाका है, वहाँ पे जी की वैल्यू कम है। किसकी निस्बत? लाहौर या कराची की निस्बत। चूँकि कराची या लाहौर जो है वो मरी की निस्बत थोड़े से नीचे इलाके हैं, तो जितना नीचे मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम, बुलंद इलाके में जाएंगे जी की वैल्यू बढ़े, जी की वैल्यू कम होगी। ऊपर जाने से जी की वैल्यू कम होती है ना बुलंदी पे, तो जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा लेगा, यानी एक सर्कल पूरा होने में, एक वाइब्रेशन पूरा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द टाइम पीरियड इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस एंड मटेरियल ऑफ द पेंडुलम बॉब। यानी टाइम पीरियड मैस और ये बॉब किस मटेरियल की बनी हुई है इस पर डिपेंड नहीं करता। ये आपको एमसीक्यूज आएगा। लेट करें हमारे पास सिंपल पेंडुलम था और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, और जब टाइम पीरियड 2 सेकंड था तब हमारे पास ये जो बॉब है ये प्लास्टिक की थी। अगर हम प्लास्टिक की बॉब को रिप्लेस करके आयरन या स्टील की बॉब ले आए तो अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स देखें, प्लास्टिक की बॉल हल्की होती है, स्टील की बॉल वजनी होती है, तो मैस चेंज किया तो पहले अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड था प्लास्टिक बॉल के लिए, तो स्टील या आयरन की बॉल के लिए भी 2 सेकंड रहेगा। टाइम पीरियड मैस ऑफ बॉब पे डिपेंड ही नहीं करता। और बॉब किस मटेरियल की बनी हुई है? आयरन की बनी है, स्टील की बनी है, तांबे की बनी है, गोल्ड की बनी है, सिल्वर की बनी है, प्लास्टिक की बनी, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो मतलब अगर आप मटीरियल चेंज करें बॉब का, या छोटी बॉब पहले थी उसके बाद थोड़ी सी मजीद बड़ी बॉब, मैसिव बॉब लगा दें, तो टाइम पीरियड जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाएगा कि मैस के चेंज होने से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और देन टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। यानी आप पहले यहाँ पे ला के छोड़ें, लेट करें, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? मेन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, पहले लेक्चर में समझाया था। तो यहाँ पे ला के लेट करें, छोड़ा 2 सेकंड टाइम पीरियड, तो यहाँ से थोड़ा सा और दूर जाके छोड़ेंगे फिर भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा करने से भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि टाइम पीरियड के फार्मूले में ना कहीं पे मैस आ रहा है ना कहीं पे एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो इसका मतलब मैस और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। जो फैक्टर्स फार्मूला में आ रहे हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड के फार्मूला में सिर्फ लेंथ का और जी जो है उसका फैक्टर आ रहा है, और ये मैंने आपको समझा दिया। ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स इससे ये हुआ कि यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, आल्सो ड्राइव द फार्मूला ऑफ इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यानी उसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के बाद बोलता है इसका सिर्फ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फाइंड कर दो, ये नहीं पूछता। तो फिर आप टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी मैं करवाने लगा हूँ इसको आप ड्राइव कर दीजिएगा, और अक्सर इस तरीके से सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये क्या था? ये जी था। यहाँ पे मेरी फिंगर लग गई जिसकी वजह से थोड़ा सा रेज होगा। इसको चलिए दोबारा लिख लेते हैं, जी ओवर एल। ओके, अब फ्रीक्वेंसी देखें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यहाँ पे ज़रा इसको मैं करता हूँ डिफाइन। आप जानते हैं द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्ट करना, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड का जब उल्ट है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी डेफिनेशन याद रख लें कि टाइम पीरियड का जो उल्ट है उसको अगर उल्ट कर दें, उसका बटा ले लें तो वो फ्रीक्वेंसी बनता है। सो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1/t। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरह करें, इसमें टाइम की वैल्यू पुट करें। टाइम पीरियड वो है, टाइम पीरियड लिख लें, इक्वल आया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ठीक है, ये देखें ये फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है। तो एफ इक्वल आएगा 1 ओवर, अब टी की जगह पे ये पुट कर दें, टी की जगह पे क्या पुट कर दें? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ
L/G, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप, F इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही लिख लें। ये देखिए 1/2, इसको मैं चाहता हूँ ऊपर ले जाऊँ, ऊपर जाऊँगा तो इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, उल्ट करना पड़ेगा। L/G क्या करना पड़ेगा, G/L। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, चलें G/L इस तरह का पता लगाते हैं, G/L। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट है, तो 2 का उल्ट होगा 1/2 और L/G का उल्ट होगा G/L। तो ये देखें, ये इसका बन गया फॉर्मूला। तो ये है सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को कैसे आपने ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये टॉपिक खत्म। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। सेकंड पेंडुलम क्या होता है ये भी आप देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड का मतलब होता है 2, तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, यानी जिसको एक वाइब्रेशन पूरा होने में 2 सेकंड लगे, जो यहाँ से जाए ऐसे करके फिर वापस आ जाए, तो इसको बोलते हैं एक वाइब्रेशन पूरा हो गया। तो इसको कितना टाइम लगे, लेट करें इसको एग्जैक्ट 2 सेकंड लगता है। तो ऐसे पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, जिसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगे, वही सेकंड पेंडुलम कहलाता है। अब पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, जो एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करे, और यानी कि जिसका जो टाइम पीरियड है 2 सेकंड हो, उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो मतलब टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम का क्या हुआ, 2 सेकंड हुआ, इसको याद रखना है। तो अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये एमसीक्यूज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, इसको भी ध्यान के साथ समझ लेना। अब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/T। तो यहाँ पे लिखें भाई, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है इक्वल होती है 1/T के, और यहाँ पे हिंट दें क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली टाइम 2 सेकंड है, तो F इज इक्वल टू 1/T। अच्छा 1/T, T कितना है 2, और आपको पता है कि 1/2 जो है ये तो 0.5 होता है। तो इसका मतलब सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 हर्ट्ज होगी, इसे भी आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम के, सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। स्टूडेंट्स लेंथ कैसे फाइंड करनी है मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। सिंपल आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, हम जानते हैं। यहाँ पे आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लें कि टाइम पीरियड इक्वल होता है 2πL/G। अब आप इस तरह करें, दोनों तरफ स्केयर ले लें। स्केयर लेने से क्या होगा, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा T², ये 2 का स्केयर 4, π², इसका जो है स्केयर रूट कट जाएगा स्केयर से। अब आप L को इधर रखें, L को सेपरेट करें, G को भी सेपरेट कर सकते हैं। L को सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा, G उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी GT² ओवर 4π²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जानते हैं कि G की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है, और टाइम हमने यहाँ पे 2 सेकंड ही पुट करना है, और पाई हमारे पास 3.14 होता है। अब ये वैल्यू आपने पुट करके इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास लेंथ आएगी 0.992 मीटर्स, या लेंथ आएगी, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ 99 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर इशारिया 2 इंच से आगे लाऊंगा 10⁻² सेंटी बनेगा। तो लेंथ भी याद रखनी है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है, और लेंथ आपने इस तरीके से निकाल लेनी है, ये 0.992 हर्ट्ज होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बुक में ना जी को कैसे फाइंड करते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो जस्ट आप फार्मूला लगाएं, स्केयर ओपन करें। स्केयर ओपन करने के बाद इस फार्मूला से आप जी को भी सेपरेट कर सकते हैं। जी उस तरफ ले जाएं, जी उस तरफ ले जाएं, तो ये बनेगा 4π²L, और T² इधर आ जाएगा। तो उसमें फिर आप लेंथ और टाइम जो है उसको मेजर करके पुट करके जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट करें आप किसी प्लैनेट पर चले गए ना, आपको उसकी ग्रेविटी का नहीं पता भाई कितनी ग्रेविटी है, तो आप सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करके उस प्लैनेट की ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फाइंड कर लें, यहाँ पे ला के छोड़ें, कितना टाइम लगा एक वाइब्रेशन पूरा होने में, वो टाइम पीरियड नोट कर लें स्टॉप वाइज से, आपके पास लेंथ भी आ गई और टाइम पीरियड भी आ गया। तो इसमें आप टाइम टी जो वो फाइंड करें, वो पुट करें, लेंथ पुट करें, पाई तो आपको पता है, तो ये एक रहेगा, ये वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जी की वैल्यू भी इससे फाइंड कर सकते हैं। तो बात ये है कि 3 चीज़ें हैं, टी एल जी,
TLG, दो चीज़ें गिवन हो, तीसरी चीज़ फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये वाला टॉपिक सिंबल पेंडुलम वाला। मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा डिटेल में समझाया जाए, जितना हो सकता है उतना आपको आसान तरीके से समझाया जाए। तो अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो वो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।